जोहार। नई दिशा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निधि कुमारी। कृषि हमारे देश की रीढ़ है। हमारे आबादी का लगभग 60% आज भी अपनी आजीविका के लिए कृषि पर निर्भर है। लेकिन अगर हम झारखंड की भी बात करते हैं तो यहाँ पर कई सारे ऐसे किसान हैं जो पारंपरिक तरीके से खेती कर रहे हैं। हम एक ऐसे समय में हैं जब टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स हर दिन हम एक नई कीर्तिमान रचते हुए देख रहे हैं टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में। लेकिन उसके बावजूद जो हमारे देश के किसान हैं वो पारंपरिक तरीके से ही खेती कर रहे हैं, जिस कारण जो प्रोडक्शन रिज़ल्ट उन्हें मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता है। आज की इस कड़ी में हम चर्चा करेंगे कि किस प्रकार से अगर खेती के पारंपरिक तरीक़ों में हम टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स को मिक्स करते हैं तो बेहतर रूप से खेती हो पाएगी, प्रोडक्शन में भी बढ़ावा देखने को मिलेगा और साथ ही साथ किसान की जो आजीविका है उसमें भी बढ़ोतरी होगी। इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर रूपा दास। मैम, आप असिस्टेंट प्रोफेसर हैं डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर उषा मार्टिन यूनिवर्सिटी में। इसके साथ ही सीड साइंस टेक्नोलॉजी में आपका गहन शोध रहा है और इस बार सेकंड इंटरनेशनल एग्रीकल्चरल कॉन्फ्रेंस में आपको यंग साइंटिस्ट के अवार्ड से सम्मानित किया गया है। डॉक्टर रूपा, आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार निधि। जैसा कि अभी हम शुरुआत में कह रहे थे कि किस तरीके से टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में हम हर दिन देख रहे हैं किस तरीके से कोई नई नई डिस्कवरी हो रही है, लेकिन खेती जिस पे आज भी अधिकतर आबादी निर्भर है वहाँ पर किसान पारंपरिक तरीक़ों से खेती करते आ रहे हैं। एग्रीकल्चर में अगर हम पारंपरिक तरीक़ों में इन टेक्नोलॉजी को हम मिक्स करते हैं तो किस तरीके से फार्मर्स के प्रोडक्शन में हम बेहतरी होते हुए देख सकते हैं और उनके इनकम में इससे कैसे बेटरमेंट हो सकती है? निधि, पहले तो हम धन्यवाद बोलना चाहते हैं कि आप हमको स्टूडियो में बुलाए। और जैसे कि आप बोल रहे हैं कि हाँ, झारखंड में ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस ज़्यादा होती है। अब हम देखें, हाँ, ट्रेडिशनल प्रैक्टिस के साथ साथ अभी एडवांस्ड एग्रीकल्चर बहुत प्रैक्टिसेस आ गया है। तो जैसे कि हम देख सकते हैं कि ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस में सबसे ज़्यादा क्या होता है, सबसे ज़्यादा यही होता है कि हम क्या करते हैं, फार्मर्स प्रोडक्शन है, जो प्रोडक्टिविटी है, यील्ड है, वो कम होता जाता है धीरे धीरे। पहले तो ठीक है, नॉर्मल 2-3 साल कर लिए, उसके बाद फिर वो धीरे धीरे कम हो जाता है, यील्ड और प्रोडक्टिविटी भी कम होता जाता है। तो इसीलिए हम लोग अभी क्या करते हैं, थोड़ा एडवांस्ड बहुत सारे एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस है, थोड़ा ज़्यादा एडवांस्ड है, कुछ नॉर्मल है। तो हम नॉर्मल से अगर स्टार्ट करें तो जैसे कि हम लोग क्रॉप रोटेशन की बात कर सकते हैं कि हम लोग एक ही पीस ऑफ लैंड में हर बार अलग अलग क्रॉप हम लगा सकते हैं। तो उससे क्या होता है, एक दूसरे से बेनिफिट्स भी क्रॉप को मिल जाता है और ऊपर से सारा जो सॉइल का न्यूट्रिएंट्स है वो सब बैलेंस्ड रहता है। जैसे कि अगर हम लोग नाइट्रोजन फिक्सिंग क्रॉप्स के बारे में बात करें तो एक सीज़न में अगर हम लोग ये सब लगा दिए, नाइट्रोजन फिक्सिंग क्रॉप्स अगर लगाए, तो दूसरे सीज़न में वो क्या करता है, तो वो नाइट्रोजन फिक्सिंग जो बैक्टीरियाज होते हैं वो वहाँ पे एटमॉस्फेयर से जो नाइट्रोजन फिक्स करते हैं सॉइल में, वो वहाँ पर रह जाता है। तो सॉइल का जो फर्टिलिटी लेवल वो ज़्यादा इंक्रीज़ कर जाता है। तो हम जब नेक्स्ट सीज़न में दूसरा क्रॉप लगाते हैं तो वहाँ से हम लोगों को नेचुरली सॉइल से थोड़ा सा न्यूट्रिएंट्स मिल जाता है। फिर हम ट्रेडिशनल प्रैक्टिस हो या फिर नॉर्मल जो ऑर्गेनिक फार्मिंग वगैरह जो भी हम कर रहे हैं वो हम कर सकते हैं। इसमें बहुत सारा, जैसे हम अभी क्रॉप रोटेशन बता दिए, और दूसरा है जैसे इंटर क्रॉपिंग। तो इंटर क्रॉपिंग में हम लोग क्या करते हैं, जैसे 2 क्रॉप्स को या फिर 2 से ज़्यादा क्रॉप्स को एक साथ लगाते हैं। तो उससे क्या होता है, दोनों में से एक दूसरे को फ़ायदा भी हो जाता है और हम लोगों का जो रिस्क होता है कभी कभी एनवायरमेंटल फैक्टर्स रिगार्डिंग कुछ मान लीजिए कि ड्रॉट है या फिर रेनफॉल ज़्यादा हो गया या फ्लड कंडीशंस है, वो सब कुछ एनवायरमेंट फैक्टर्स हमेशा होता रहता है। तो उसको भी हम थोड़ा सा मतलब चेक कर सकते हैं, थोड़ा सा रिड्यूस कर सकते हैं और हम लोगों का जो यील्ड होगा वो भी ज़्यादा होगा और डबल सोर्स ऑफ इनकम होगा। दो टाइप ऑफ क्रॉप्स है, दोनों में से अलग अलग इनकम और यील्ड आएगा। ये हो गया। दूसरा और भी चीज़ें, थोड़ा अगर हम लोग ज़्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी की बात करें तो हम प्रिसीशन एग्रीकल्चर के बारे में बात कर सकते हैं। जैसे अगर प्रिसीशन एग्रीकल्चर में हम लोग क्या करते हैं, ड्रोन्स वगैरह का यूज़ करते हैं, GIS रिमोट सेंसिंग वगैरह का यूज़ करते हैं, तो वो हमेशा फार्मर्स के पास अवेलेबल नहीं होता है। तो इसीलिए हम पहले ही बोले कि हम थोड़ा नॉर्मल से बोलते कि हम हर फार्मर, या लार्ज स्केल फार्मर हो या फिर स्मॉल स्केल फार्मर हो, दोनों के लिए जो बेनिफिशियल है वो हम लोग क्या कर सकते हैं। इसीलिए हम पहले बताए कि क्रॉप रोटेशन कर सकते हैं, देन इंटर क्रॉपिंग कर सकते हैं। अभी झारखंड में ज़्यादातर जगह पे
एक दूसरा चीज़ जो फार्मर्स एडप्ट किए वो है IFS टेक्नोलॉजी, जैसे इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम। इसमें क्या होता है, हम लोग बहुत सारा फार्मिंग सिस्टम को एक साथ में कल्टीवेशन करते हैं। जैसे उसमें आ गया क्रॉप प्रोडक्शन हो गया, देन एक्वा कल्चर हो गया, एपीकल्चर हो गया, एग्रो फॉरेस्ट्री हो गया, देन लाइफ स्टॉक प्रोडक्शन, पोल्ट्री, ये सब फिशरीज वगैरह सब आ जाता है एक ही जगह पे। तो उससे क्या होता है कि एक के साथ दूसरे का मतलब एक बॉन्डिंग रहता है, मतलब एक के प्रोडक्शन से हम दूसरे को फ़ायदा मिल जाता है। जैसे कि अगर हम एग्जांपल दें तो जो लाइफ स्टॉक प्रोडक्शन है, लाइफ स्टॉक में जैसे आ गया कैटल्स वगैरह, गोट, ये सब आ गया, तो इनका जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो हम लोग के क्रॉप प्रोडक्शन में हेल्प हो जाता है। एज ए मैन्योर हम लोग उसको यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम लोग वो वाला मैन्योर यूज़ कर, जैसे काउ डंग वगैरह या वेस्ट प्रोडक्ट जो होता है गोट का, वो डंग वगैरह यूज़ कर सकते हैं। उससे क्या होता है कि हम लोग का जो केमिकल फर्टिलाइज़र वगैरह हम लोग फील्ड पे अप्लाई करते हैं, सॉइल पे अप्लाई करते हैं, वो हम लोग का रिड्यूस हो जाता है। वैसे भी हम लोग अभी क्या कर रहे हैं, ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ बहुत ज़्यादा मतलब फोकस कर रहे हैं, ताकि मतलब सॉइल का भी सही से कंडीशन बचा रहे और फील्ड से भी हम क्रॉप से भी हम लोगों को जो प्रोड्यूस मिल रहा है वो भी सही से रहे। तो इसीलिए क्या है करते हैं कि मतलब लाइफ स्टॉक का प्रोडक्शन हम उस पर यूज़ कर सकते हैं। और दूसरा एक चीज़ जैसे देख सकते हैं कि ये पोल्ट्री और फिशरी का, उन दोनों में भी एक साइमल्टेनियस ये है कि हम लोग अगर पॉन्ड के ऊपर पोल्ट्री लगाए तो पोल्ट्री का जो वेस्टेज है वो हेल्पफुल होता है फिशेस के लिए, फूड काम कर सकते हैं हाँ, उनका मतलब फिट करते हैं फिश पोल्ट्रीज के वेस्टेज में। तो वो हम लोग एक बैलेंस हो गया। देन एपीकल्चर, हम लोग बी कीपिंग का जैसे बात कर रहे थे, मान लीजिए कि हम एक एग्जांपल ही दे देते हैं। जैसे मान लीजिए कि हम क्रॉप मतलब फील्ड में अभी मस्टर्ड लगाए, तो मस्टर्ड के टाइम में पोलिनेशन, एज मस्टर्ड क्रॉस पोलिनेटेड क्रॉप है तो बी बहुत ज़्यादा आता है उस टाइम में, क्रॉस पोलिनेशन के हेल्प के लिए, क्रॉस पोलिनेशन में हेल्प हो जाता है बीज से। तो उस टाइम में जब अगर हम मतलब उसके पास में, फील्ड के पास में अगर हम लोग बी कीपिंग एपीकल्चर यूनिट लगाए तो उससे क्या होता है, हम लोगों का हनी प्रोडक्शन भी होता है। तो बहुत सारा डाइवर्सिफाइड इनकम सोर्सेज होता है कि उससे। और भी एक चीज़ होता है कि हम लोगों का जो रिस्क होता है, मान लीजिए कि वही हम जो पहले बोल रहे थे कि एनवायरमेंटल फैक्टर्स है या फिर ड्रॉट कंडीशन, सैलाइनिटी, कुछ भी, मतलब सैलाइनिटी नहीं, ड्रॉट कंडीशंस या फिर फ्लड वगैरह हो जाता है, जो एनवायरमेंटल फैक्टर्स को हम लोग कंट्रोल नहीं कर सकते। तो उसमें हम लोग को बेनिफिट हो जाता है कि एक साथ बहुत सारा सोर्स ऑफ इनकम हो जाता है, इनकम भी बढ़ जाता है, यील्ड भी बढ़ जाता है और एक दूसरे का हेल्प भी मिल जाता है एक दूसरे से। जैसे आपने कहा कि स्टार्ट भी आपने किया कि क्रॉप रोटेशन हो गया, उसके बाद इंटर क्रॉपिंग कर रहे हैं। अभी मुझे लगता है कि झारखंड में बीते कुछ सालों में हमने फार्मर्स को ज़्यादा इंटर क्रॉपिंग प्रैक्टिस करते हुए देखा है। ड्रोन फार्मिंग तो खैर सरकार की एक योजना भी आई थी, ड्रोन दीदी, जिसमें वो कोशिश कर रहे हैं कि फार्मर्स को इसका बेनिफिट मिल सके। और IFS की जैसे आपने बात की, मुझे लगता है कि हमने अभी इसको बहुत ज़्यादा इम्प्लीमेंट होते हुए देखा नहीं है, लेकिन ये जो इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम के बारे में आप बता रही हैं, इसको अगर इम्प्लीमेंट किया गया तो एक तो आपने कहा कि किस तरीके से जो आप खेती कर रहे हैं या फिर अगर आप मछली पालन कर रहे हैं और पोल्ट्री कर रहे हैं तो एक दूसरे से बेनिफिट भी हो रहा है और लाइवलीहुड के भी आपके पास 2-3 अलग अलग सोर्सेज बढ़ जाता है। बिल्कुल आ रहे हैं। आपका जो शोध रहा है वो सीड साइंस टेक्नोलॉजी पे रहा है और अगर हम प्रोडक्शन की बात करते हैं तो सीड का क्वालिटी उसमें एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। यहाँ पे अगर हम हाई क्वालिटी सीड्स का इस्तेमाल करते हैं तो वो किस तरीके से किसानों की आय पे एक बेहतर प्रभाव डाल सकता है? जैसे कि देखिए, हम बहुत सारे अभी एडवांस सीड टेक्नोलॉजीज आ गया है, तो उसमें जैसे जो मैं काम कर रही थी अपने रिसर्च पे, वो था सीड प्राइमिंग। हम सीड प्राइमिंग में काम कर रहे थे। अब सीड प्राइमिंग के बारे में थोड़ा सा बता देते हैं। सीड प्राइमिंग जनरली हम लोग सीड प्राइमिंग में क्या करते हैं कि कुछ घंटे के लिए, मान लीजिए 6 से 12 घंटे तक के लिए हम सीड को सोक करके रखते हैं। आइदर वाटर में रखते हैं, नहीं तो कोई बेनिफिशियल लिक्विड कंपाउंड्स में हम लोग उसको सोक करके रखते हैं। तो उसका जो बेनिफिट होता है कि मतलब सोक करके रखते हैं, फिर 6 या 12 घंटे के बाद उसको हम निकालते हैं, ड्राई करते हैं, पैड ड्राई करते हैं, फैन ड्राई कर लेते हैं, फिर उसके बाद अगले दिन हम लोग उसको फील्ड में लगा देते, सोइंग कर देते। तो इससे क्या होता है, जो जर्मिनेशन, सीड का जो जर्मिनेशन रेट है वो इंक्रीज कर जाता है। इंक्रीज जनरली हम नॉर्मल लगा सकते हैं, लेकिन जब हम प्राइमिंग करते हैं उसमें एक्स्ट्रा बूस्ट मिलता है,
सीड को वो अच्छे से वायबल हो, जर्मिनेट अच्छे से करे। और इसमें भी बहुत सारा टाइप्स है, जैसे मान लीजिए हेलो प्राइमिंग, हाइड्रो प्राइमिंग, ऑस्मो प्राइमिंग, न्यूट्रो प्राइमिंग, देन आता है हार्मोनल प्राइमिंग, ये सब आता है। जैसे अगर हम हाइड्रो प्राइमिंग की बात करें तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, वाटर में या फिर डिस्टिल्ड वाटर में सीड को सोक करके रखते हैं। और अगर हम ऑस्मो प्राइमिंग की बात करें तो ऑस्मो प्राइमिंग में हम जनरली क्या करते हैं, आइदर सॉल्ट में या शुगर में सीड को सोक करते हैं। सोक करने के बाद फिर उसको मतलब वही 6 से 12 घंटे तक एक प्रोसेस होता है, उस मतलब अकॉर्डिंग टू सीड कि कौन सा क्रॉप है, कौन सा वैरायटी है, कौन सा सीड है, उस के हिसाब से हम लोग वो करते हैं। उसके बाद फिर वही प्रोसेस उसको ड्राई कर लेते हैं, फैन ड्राई करते हैं, अगले दिन हम उसको फील्ड में सोइंग करते हैं। इससे क्या होता है, मतलब अगर हम लोग ऑस्मो प्राइमिंग कर रहे हैं तो उसमें क्या होता है कि जैसे कि कभी कभी क्या होता है, मतलब सॉइल में सेलाइनिटी का स्ट्रक्चर, सेलाइनिटी थोड़ा ज़्यादा होता है, तो उसको ना वो झेल सकते हैं, उस स्ट्रेस को वो सीड झेल सकते हैं, वो अच्छे से ग्रो कर सकता है, अच्छे से जर्मिनेट कर सकते हैं, वो होता है। देन न्यूट्रिएंट्स वगैरह में बोल सकते हैं, जैसे जिंक वगैरह से हम लोग कर लिए, वो सब कर सकते हैं। देन हार्मोनल प्राइमिंग जो है उसमें हम हार्मोन जैसे जिब्रेलिक एसिड वो सब हम लोग डाल सकते हैं। वो सब करके फिर अगर हम प्राइमिंग कर रहे हैं, उसको यूज़ कर रहे हैं, तो उसका अलग ही बेनिफिट होता है। जैसे कि हम किए थे अपना खुद का जो रिसर्च था, उसमें हम कुछ केमिकल्स डाले थे, जैसे पेग 6000 डाले थे, KH2PO4 डाले थे, KNO3 डाले थे, हाइड्रो प्राइमिंग डाले थे, और एक कंट्रोल था मेरा। तो उस हिसाब से तो हम देखे कि बहुत अच्छा बेनिफिट आया था मेरे रिसर्च के ऊपर। जैसा कि आप अभी बता रही थी डॉक्टर रूपा, और मैं यही सोच रही थी कि किस तरीके से, क्योंकि कुछ टर्म्स जो हैं वो मुझे खुद थोड़ा समय लग रहा था उसको समझने में, और फिर अब अगर इसको हम थोड़ा सा धरातल पर समझने की कोशिश करें कि किस प्रकार से, एक तो धारणा है और काफ़ी हद तक सत्य भी है कि जो फार्मर्स हैं उसमें उनमें मैक्सिमम जो फार्मर्स है थोड़ी एजुकेशन की और इन्फॉर्मेशन की कमी देखी जाती है ना। आपको हाल ही में यंग साइंटिस्ट का अवार्ड मिला है, और एक जिम्मेदारी भी है कि किस तरीके से जो यंग जनरेशन है वो ये ज़िम्मा उठाए कि एग्रीकल्चर जो है उसको हम प्रिमिटिव प्रैक्टिसेस तक लिमिट नहीं रखें, बल्कि टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स तक लेकर आएँ और उसके मिक्स में हम खेती कर सकें। कितना चैलेंजिंग होगा ये इस जनरेशन के लिए भी, और इसके साथ ही साथ ये जो नॉलेज है इसको वैसे फार्मर्स जो फार्मिंग करते आ रहे हैं और ट्रेडिशनल मेथड से कर रहे हैं बहुत सालों तक, उन तक इम्पार्ट करना कितना चैलेंजिंग हो सकता है? ये तो बहुत अच्छा सवाल है निधि। हम एक्चुअली आप जो बोले कि हाँ फार्मर्स बहुत साल से ट्रेडिशनल प्रैक्टिस करते आए हैं, अगर हम अचानक से जाके उनको बोलेंगे कि आप अपना ट्रेडिशनल मेथड छोड़ के मैं आपको जो बता रही हूँ उस पर आप प्रैक्टिस करें, तो फार्मर्स के लिए बहुत चैलेंजिंग होगा कि वो मेरे बात पे ट्रस्ट कर सके कि हम अचानक उतने दिन से हम कर रहे हैं, मेरे मतलब जो जीवन का वो है, मतलब मेरा जो घर चलता है, जो भी चलता है वो उसी के ऊपर चलता है, हम अचानक से वो छोड़ देंगे और कुछ ज़्यादा लॉस हो गया तो मेरा फैमिली कैसे चलेगा, वो तो ऑब्वियस इम्पॉर्टेंट बात है। लेकिन हम क्या कर सकते हैं, फार्मर्स को करके डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हैं। जैसे अगर हम अपने फील्ड में कर रहे हैं या फिर उनसे थोड़ा सा फील्ड ले लिए कि आप थोड़ा सा जगह पे अपना ट्रेडिशनल करिए, लेकिन थोड़ा सा जगह पे आप हम जैसे एडवांस टेक्नोलॉजी बोल रहे हैं ना, उस पर आप करके देख सकते हैं कि आपको कितना फ़ायदा मिल सकता है। तो ऐसे हम उनको थोड़ा कन्वेंस कर सकते हैं कि ऐसे ऐसे करने से ऐसा होता है नया टेक्नोलॉजी में, आप थोड़ा थोड़ा करके देखिए। अभी तो वैसे भी मतलब बहुत सारे जगह पे झारखंड में हो रहा है वो, अभी नया मतलब नए नए जो टेक्निक्स है फार्मर्स अडॉप्ट कर रहे हैं। वही हम बोल रहे थे कि हमको थोड़ा सा तो टाइम देना पड़ेगा फार्मर्स को, उनको थोड़ा समझाना पड़ेगा। और जैसे कि हम लोग के स्टूडेंट्स हैं या फिर यंग रिसर्चर्स हैं, उन लोगों से भी हम यही बोलना चाहेंगे कि आप अचानक से जाकर अगर फार्मर्स को अप्रोच करेंगे कि आप वैसे कर लीजिए जैसे हम बोल रहे हैं, तो फार्मर्स आपके बात पे ट्रस्ट क्यों करें। आप उनको कोई वैलिड रीज़न दीजिए, वैलिड प्रूफ दीजिए कि वो आपके उसी चीज़ को देखे, समझे और माने कि हाँ उसको अगर हम कर रहे हैं तो मेरा कोई लॉस नहीं होगा, मेरे लिए फ़ायदा ही होगा। बिल्कुल। इसी से एक मिलता जुलता सवाल है, मुझे लगता है बीते कुछ सालों में हमने एग्रीकल्चर एज अ कोर्स जो है उसमें बच्चों की दिलचस्पी ज़्यादा देखी है। आज से अगर हम 2 से 3 दशक के पहले की बात करें तो खेती ऐसी चीज़ थी जो आपने अपने पिताजी को या फिर अपने दादाजी को देख के सीख ली, इसके लिए आप किसी यूनिवर्सिटी में नहीं जा रहे हैं। अभी के टाइम पे एग्रीकल्चर ये जो सब्जेक्ट है एक फुल फ्लेजेड सब्जेक्ट है, इसको पढ़ना कितना नेसेसरी है और क्या कुछ डिमेंशंस इसमें कवर किए जा रहे हैं? हाँ,
देखिए पहले तो था वैसा, अब क्या है हम लोगों के पास नया नया टेक्निक्स है, जैसे हम लोग हाइब्रिड सीड निकालते हैं, देन बहुत सारा चीज़ हम लोग मतलब अगर यूनिवर्सिटी में जाते हैं तो हमको पता चलता है कि अच्छा ठीक है कि हम लोग ट्रेडिशनल वे में प्लाविंग करते थे, अब हम लोगों के पास इम्प्रूव मशीन्स है जो अगर हम लोग ट्रैक्टर में लगाएंगे तो प्लाविंग भी बेटर तरीके से होगा, जो सॉयल है वो अच्छे से लूजन अप होगा, सॉयल में अच्छे से वाटर जो मैक्रो माइक्रो स्ट्रक्चर्स है वहाँ पे एयर भी अच्छे से वहाँ पे एक्यूपरेट हो सके, मतलब आ पाएंगे। फिर वो सब होता है। और इसके अलावा भी बहुत सारा चीज़ वैसा है कि हम लोग जैसे सिखाते हैं बच्चों को, हम ही खुद सिखाते हैं, जैसे कैसे हाइब्रिड सीड करते हैं, कैसे हम लोग इमैस्कुलेशन करते हैं, कैसे क्रॉसिंग करते हैं, वो बहुत टाइप ऑफ टेक्निक्स होता है जो हम लोगों को हाथ से पकड़ के बच्चों को समझाना पड़ता है कि हाँ आप शाम के टाइम में जाएंगे, ऐसे क्लोज्ड फ्लावर को ओपन करेंगे फोर्सफुली विथ फोर्स, कैसे इमैस्कुलेशन आपको करना है, कैसे मेल पार्ट को रिमूव करना है, फिर फीमेल पार्ट को अच्छे से कवर अप करके रखिएगा, फिर अगले दिन मॉर्निंग में जाके जब एंथर्स ओपन होंगे पोलिनेशन के टाइम में कैसे आप क्रॉसिंग करेंगे तो मैक्सिमम आपको बेनिफिट मिलेगा क्रॉसिंग में, मतलब आप अच्छे से प्रोडक्शन जो फर्टिलाइजेशन है वो अच्छे से कैसे होगा, वो सब टेक्निक्स है जो पहले भी लोग करते थे, लेकिन अभी हम लोगों के पास थोड़ा एडवांस्ड है कि हम लोग कैसे उन लोगों को बता सकते हैं कि आप ऐसे ऐसे करिएगा तो आपको 100% रिजल्ट मिलेगा। जैसे कि कोई भी कर सकता है, बच्चे को हम लोग मान लीजिए कि फील्ड में जाके बता दिए कि आप ऐसे ऐसे क्रॉसिंग करिए, कर लिए, लेकिन क्या मतलब कोई श्योरिटी तो नहीं है कि 100% वो मतलब जो क्रॉसिंग किए वहाँ पे 100% रिजल्ट मिल ही जाएगा। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, जब बच्चे से भी हम लोग ये सब हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन करवाते हैं या क्रॉसिंग वगैरह करवाते हैं तो हम लोग खुद खड़े होके वहाँ पे देखते हैं कि बच्चे लोग सही से कर रहे हैं कि नहीं। स्टूडेंट्स को अच्छे से वो टेक्निक समझाना सिखाना पड़ता है कि करे कि क्या करे, वो सब है। उसके अलावा भी और भी बहुत सारे चीज़ें जैसे मतलब एक्सटेंशन एक्टिविटीज़ में जैसे गवर्नमेंट का बहुत सारा स्कीम्स आ जाता है, ये सब आ जाता है, तो वो क्या कहते हैं स्टूडेंट्स फार्मर के पास जाके बोलते हैं कि ये स्कीम्स है जिस पे आप फोकस कर सकते हैं, इससे करने से आपको बेनिफिट मिल सकता है। जैसे गवर्नमेंट सब बहुत सारा स्कीम्स निकाल रहे हैं। बिल्कुल। और ये मुझे लगता है कि इसका फ़ायदा और इसका रिजल्ट भी देखने को मिला है, क्योंकि हम कितनी स्टोरी जैसे सुनते हैं कि एजुकेशन के पोस्ट बच्चे अपने गांव में जा रहे हैं और वहाँ पे बेहतरीन तरीके से जो नॉलेज उन्होंने सीखा है उसका इस्तेमाल करते हुए खेती कर रहे हैं और बहुत उम्दा तरीके से खेती कर रहे हैं। कार्यक्रम के शुरू में आप ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में भी बात कर रही थी और मुझे लगता है कि एक ऐसा समय था जब केमिकल फर्टिलाइज़र्स खेत में इतना ज़्यादा डाला गया कि पूरी तरीके से लैंड को डिस्ट्रॉय कर दिया गया। हमें कुछ फील्ड विजिट्स में भी ऐसे खेत देखने को मिलते हैं जिसमें बताया जाता है कि ये अब इतना बुरा है कि इसको रिवाइव करने में अब 10 साल लग जाएगा, ये जो खेत है ये ऐसे कंडीशन में आ गया है। मैं चाह रही थी कि ऐसे दर्शक जो अभी भी केमिकल फर्टिलाइजर्स पे डिपेंडेंट हैं उनको आप थोड़ा ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में बताएं और किस तरीके से इसके रिजल्ट्स आ रहे हैं, बेहतर रिजल्ट्स आ रहे हैं। देखिए आप तो सही बोले कि केमिकल फर्टिलाइज़र हम लोग बहुत यूज़ कर चुके हैं अपने लैंड में। अभी बहुत सारे जगह पे ऐसे हैं जो ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र ऑर्गेनिक मैन्यूर्स यूज़ होते हैं। तो ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र में हम लोग बहुत कुछ यूज़ कर सकते हैं, जैसे जीवामृत, बीजामृत आ गया, ये सब हम लोग यूज़ कर सकते हैं। जैसे हम लोग अगर जीवामृत के बारे में बात करें तो उसमें हम लोग काऊ डंग 200 kg लीटर 200 केजी लीटर का हम सबका वही थोड़ा आगे पीछे रहता है। उसमें काऊ डंग हम लोग मिक्स करते हैं, काऊ यूरिन मिक्स करते हैं, जगरी मिक्स करते हैं, फिर थोड़ा सा फर्टाइल सॉइल वगैरह मिक्स करके हम लोग एक अच्छा सा ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र बनाते हैं। तो उसको हम लोग फील्ड में यूज़ करते हैं अच्छे से, तो उससे भी ग्रोथ जो क्रॉप का ग्रोथ है वो अच्छे से आता है। और दूसरा चीज़ हम आपको एक चीज़ बता देते हैं कि आप केमिकल और ऑर्गेनिक का बात करें तो फार्मर्स जब केमिकल फर्टिलाइज़र यूज़ करते हैं और जब ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र यूज़ करते हैं, जब ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र शुरू में हम लोग यूज़ कर रहे हैं तब क्या होता है, कंपैरिजन होता है जब यील्ड का वो थोड़ा कम आता है। पहले केमिकल में ज़्यादा ही आता है क्योंकि वो फोर्सफुली है तो उसमें थोड़ा ज़्यादा ही आता है यील्ड, और ऑर्गेनिक में कम आ रहा है। लेकिन जब हम लोग प्रोसेस करते जाएंगे ईयर आफ्टर ईयर तब क्या होगा, केमिकल से जो डैमेज होता है सॉइल में वो वाला चीज़ तो ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र में होगा नहीं, तो उससे धीरे धीरे इसका जो यील्ड है वो बढ़ता जाता है।
तो ये वाला चीज़ तो हम लोगों को बताना पड़ेगा कि आपको थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा, कि आपको थोड़ा पेशेंस के साथ इसको अडॉप्ट करना पड़ेगा कि ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र के से आपको बहुत अच्छा फ़ायदा मिलेगा, लेकिन थोड़ा सा टाइम लग सकते है, 1-2 साल लग सकते हैं, उसके बाद आपको फ़ायदा अच्छे से ही मिलेगा। जैसे हम लोग अगर बहुत एंशियंट टाइम के बारे में बात करें, उस टाइम में भी क्या हम लोग के पास तो केमिकल था नहीं, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर से हम काम चलाते, जैसे ग्रीन मैन्यूर्स वगैरह हो गया, जो भी वेस्ट प्रोडक्ट है प्लांट्स वगैरह का, या फिर अभी हम लोग किचन कंपोस्ट वगैरह ये सब भी यूज़ करते हैं। तो ये सब यूज़ करके हम लोग अच्छे से ऑर्गेनिक फार्मिंग जो है उसको कर सकते हैं। अभी जैसे कुछ हम सीड की क्वालिटी पे भी बात कर रहे थे, और सीड की क्वालिटी होगी, उसके बाद कोल्ड स्टोरेज हो गया, ये सारे ऐसे ज़रूरत है अगर हम खेती की बात करते हैं, प्रोडक्शन की बात करते हैं, कि एक तो प्रोडक्टिविटी भी बढ़ा रहा है और उसका जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है उसको भी थोड़ा एक्सपैंड कर दे रहा है। लेकिन हम अगर प्रेजेंट सिनेरियो देखें तो इन सारे एरियाज़ में थोड़े पीछे हैं, क्योंकि जो फार्मर्स हैं उन तक उसका रीच नहीं मिल पा रहा है, या फिर वो उस तक पहुंच नहीं पा रहे हैं अभी भी, और शायद इस वजह से भी प्रोडक्शन कम है, या उस हिसाब से उनको फार्मिंग में रिज़ल्ट नहीं दिख रहा है। यहाँ पर भी मैं थोड़ा एजुकेशन पे जोर डालना चाहूँगी, क्योंकि झारखंड जैसा जो राज्य है, इसमें बीते कुछ वर्षों में हमने यूनिवर्सिटीज़ को आते हुए देखा है, जो कि इंश्योर कर रही है कि ये जो एज अ फुल फ्लेजेड कोर्स हम इंट्रोड्यूस करें, ताकि यहाँ के जो बच्चे हैं, राज्य के जो बच्चे हैं, खासकर जैसा हमने शुरू में कहा था कृषि प्रधान राज्य है हमारा, उन्हें अगर वो खेती कर रहे हैं तो सही ढंग से खेती कर पाएँ। क्या हमने बीते कुछ वर्षों में ऐसा रिज़ल्ट देखा है यहाँ पे, या फिर बच्चों का, यहाँ के जो राज्य के बच्चे हैं उनका क्या कुछ रिस्पांस रहा है ये जो यूनिवर्सिटीज़ हैं इनके आने से? हाँ, रिस्पांस तो रहा है। जैसे हम अपने खुद स्टूडेंट्स के बारे में बात करें तो जैसे हम लोगों का पास आउट बैचेस है, लास्ट पास आउट बैचेस, वैसे बहुत सारे बच्चे हैं जो अभी यहाँ पे पढ़ने के बाद जाके अपना खुद का फार्मिंग कर रहे हैं, खुद का फार्मिंग वगैरह खोल रहे हैं, खुद का प्रोडक्शन कर रहे हैं, और वहाँ से भी उन लोगों को बहुत अच्छा सा बेनिफिट्स मिल रहा है, क्योंकि वो यहाँ पे अपने हाथों से सीख के गए। और हम लोगों को, हमको लगता है कि ये जैसे एग्रीकल्चर बेस्ड स्टेट है, एग्रीकल्चर पे ज़्यादा फोकस किया गया है, तो यहाँ के बच्चों को एक चीज़ तो मतलब बहुत अच्छे से जानना चाहिए कि कैसे हम लोग को इम्प्रूव जो एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजीज़ है, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, वो इसको हम यूज़ कर सकते हैं, कैसे यूज़ कर सकते हैं, और उसको यूज़ करने के बाद हमको क्या क्या बेनिफिट्स मिल सकता है। जैसे हम लोग बच्चों को सिखाते हैं कि प्रिसिशन फार्मिंग क्या है, क्लाइमेट रेजिलेंट क्रॉप क्या है, क्रॉप डाइवर्सिटी क्या है, ये सब हम लोग बच्चों को सिखाते हैं। तो उससे उसको क्या मतलब आगे जाके क्या समझ में आता है कि जब एनवायरमेंटल कोई रिस्क हो, एनवायरमेंटल फैक्टर्स हो, उसको कैसे चेक किया जा सकता है, उसको कैसे रिड्यूस किया जा सकता है, या फिर यील्ड और प्रोडक्शन को, अल्टीमेटली हम लोगों का गोल तो वही होता है कि यील्ड या प्रोडक्शन कितना ज़्यादा हो, फार्मर्स को कितना बेनिफिट हो। तो यील्ड कितना ज़्यादा हो सकता है, ये इस बारे में वो सोच सकते हैं कि हम कौन सा टेक्निक यूज़ करने से उस टाइम में कि हम लोगों का जो रिस्क है वो कम हो जाए और यील्ड बढ़ जाए। ये सब चीज़ें अभी बच्चों के दिमाग में तो है, जो पढ़ के जा रहा है, क्योंकि उन लोगों के पास नया नया आइडियाज़ होते हैं वही। और वो हम कहते हैं ना कि जब आप शिक्षा आपकी सोच का जो दायरा है उसको बढ़ा देते हैं ना। यहाँ पर जैसे क्लाइमेट चेंज की भी बात हो रही है, तो जैसा आपने कहा कि सस्टेनेबल फार्मिंग यहाँ पर एक फैक्टर बन जाता है, और फार्मिंग तो खैर हमें बताना ही है, फार्मिंग प्रैक्टिसेस के बारे में बताना ही है, लेकिन हमें क्लाइमेट चेंज को भी दिमाग में रखना है कि एक सस्टेनेबल फार्मिंग की ओर हम बढ़ सकें। अगर हम इंडिया के सिनारियो की बात करें तो यहाँ पे हमारे देश में सस्टेनेबल फार्मिंग का हम किस प्लेस पे खड़े हैं अगर हम फार्मिंग में सस्टेनेबिलिटी की बात करें तो? इंडिया, देखिए इंडिया तो अभी बहुत ज़्यादा मतलब आगे बढ़ चुका है फार्मिंग के रिलेटेड, और जो ग्लोबल एग्रीकल्चर नीड्स है उसको भी बहुत हद तक कवर अप कर रहे हैं। और हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोगों का अभी जो प्रोडक्शन है वो भी बहुत बढ़ चुका है, और हम लोग ये ट्राई भी कर रहे हैं कि हम लोग नया नया जितने भी टेक्निक्स है, जितने भी तरीके से हम लोगों का, जैसे मतलब यहाँ पे झारखंड का आप देख लीजिए, यहाँ का जो इम्पोर्टेंट क्रॉप है वो राइस है, उसका प्रोडक्शन कैसे ज़्यादा हो, क्योंकि ज़्यादातर लोग क्या राइस पे डिपेंड कर रहे हैं, उसका प्रोडक्शन कितने मतलब कैसे कैसे तरीके, जैसे हम लोग का नया इम्प्रूव तरीका है, जैसे SRI वगैरह है, उस मेथड से हम लोग अभी धान का प्रोडक्शन कर रहे हैं, वो सब कर रहे हैं। उन सब चीज़ों से कितना ज़्यादा प्रोडक्शन हम लोग बढ़ा सकते हैं, वही हम लोगों का मेन मोटो रहता है।
अब जैसे आपने कहा धान के बारे में ही कि ज़्यादातर यहाँ पे धान की खेती होती है, एक हमने यहाँ ये भी सिनारियो देखा कि कैश क्रॉप्स जो हैं अभी तो खैर उसका प्रोडक्शन काफ़ी लो है, जो शायद अभी कुछ कुछ जैसे खूटी जैसे जगह है जहाँ पर आप देख रहे हैं स्ट्रॉबेरीज़ हैं जो फार्मर्स वहाँ पे उगा रहे हैं, लेकिन ये भी है कि अगर आप ढूंढने जाइएगा तो आपको भीड़ में एक या दो ऐसा किसान मिलेगा। क्या आपने भी ये अपने सफ़र में ये रियलाइज़ किया है कि एक कैश क्रॉप को लेके जितना इंक्लाइनेशन होना चाहिए वो मिसिंग है? हाँ, वो तो मिसिंग है, क्योंकि हम जितने भी अभी तक देखे हुए हर जगह पे लोग क्या करना चाहते हैं कि हम सीरियल्स लगाएंगे, जैसे राइस, व्हीट, मेज़ वगैरह लगाएंगे, या फिर हम ऑयल सीड्स लगाएंगे, या फिर हम पल्सेस लगाएंगे। वो सब, ये सब में जो, क्योंकि एक चीज़ रहा है ना पहले से कि माइंड सेट कि हम लोग वही करते आए हैं और हम लोगों को इससे अच्छा बेनिफिट मिल रहा है, तो हम लोग अगर इसको स्किप करके कुछ नया में जा रहे हैं, उसमें अगर लॉस होगा तो उस लॉस को हम लोगों को बियर करना पड़ेगा। इसीलिए, लेकिन हो रहा है अभी बहुत सारे जगह पे ये नया चीज़ें आ रहा है। सिर्फ आप यही बोल सकते हैं कि हम लोग अपने यूनिवर्सिटी में भी बच्चों से, जैसे एवोकाडो लगा रहे हैं अभी, स्ट्रॉबेरीज वगैरह, देन बनानास, बहुत सारा कुछ हम लोग अभी अभी कर रहे हैं, न्यू अडेप्ट कर रहे हैं। वैसे फार्मर्स भी वैसे ही है कि वो कर रहे हैं, लेकिन उतना ज़्यादा एफिशिएंट अभी नहीं दिख रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि अगले कुछ जनरेशन्स में वो बहुत आएगा बाहर आके। एक, क्योंकि मैं इस प्रोग्राम को ख़त्म भी उसी नोट पे करना चाह रही हूँ कि आपको अभी यंग साइंटिस्ट का अवार्ड मिला है और मुझे लगता है कि इस समय आप वैसे बच्चों के लिए प्रेरणा का भी स्रोत हैं जो चाहते हैं कि बाहर जाने के बजाय हम जो हमारी खेत है, जो हमारी भूमि है, वहाँ पर बेहतर तरीके से एग्रीकल्चर कर सके। उन्हें क्या कुछ मैसेज आप देना चाहेंगे? हम तो बोलेंगे कि हम लोगों का जो मतलब मेन मोटो है वो है कि फार्मर्स को हम कितना बेनिफिट दे सकते हैं, फार्मर्स का क्या नीड है। तो अगर हम ये बोलना चाहेंगे कि पहले तो ये देखना है हम लोगों को कि फार्मर्स का डिमांड क्या है, उस डिमांड को हम लोगों को फुलफिल करना है। तो कुछ नए रिसर्चर्स के लिए भी हम लोग ये बोलना चाहेंगे कि आप जितना भी नया रिसर्च कर रहे हैं, आप वो चीज़ ध्यान में रखिए कि फार्मर्स को क्या चाहिए, फार्मर्स का क्या बेनिफिट है, या फिर आपके रिसर्च से फार्मर्स को क्या बेनिफिट मिल सकता है, क्या इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं फार्मर्स, वो चीज़ सबसे पहले देखना ज़रूरी है। ये बहुत बेहतरीन बात आपने कही है कि जो भी हम डिस्कवरी भी कर रहे हैं या फिर जो भी रिसर्च चल रही है उसमें हमें प्रायोरिटी रखना है कि जो हमारे फार्मर्स हैं उनके लिए ही ये किया जा रहा है। डॉक्टर रूपा, आप हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ी है ना, और फार्मिंग प्रैक्टिसेस को, जैसा हमने शुरुआत में भी बात किया कि ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस में हमारी डिपेंडेंसी ज़्यादा है, लेकिन एक अलग रूप भी देखने को मिला आपके ज़रिए कि किस तरीके से एग्रीकल्चर के क्षेत्र में हर दिन एक नई डिस्कवरी हो रही है, नई रिसर्च हो रही है, और अगर सही तरीके से इसे हम फार्मर्स तक पहुँचा पाएँ तो वाकई आने वाले वर्षों में, जैसे आपने कहा, प्रोडक्शन में बढ़ोतरी हुई है, लेकिन हमें और ज़्यादा बढ़ोतरी देखने को मिलेगी और फार्मर्स के लाइवलीहुड को भी हम और बेटर होते हुए कर सकते हैं। आप हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ी डॉक्टर रूपा, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। इसी के साथ हमें भी दीजिए इजाज़त। हम आपसे फिर मिलेंगे नई दिशाएं के अगले अंक में। तब तक के लिए जोहार, नमस्कार।